Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Republic Academy. This is Suvesh. I welcome you all guys on this platform. So guys, मैं वैश कृषि स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का, अपने प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों का, अपने छोटे से चैनल, छोटे सी फैमिली UQ रिपब्लिक एकेडमी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो आज के अपने टाइटल में, आज हम लोग चेंज इन रेशियो के आपका जो चैप्टर, आपकी बुक का फर्स्ट बुक का जो सेकंड चैप्टर है और कुछ बुकों में थर्ड चैप्टर है। सो आज हम लोग इस बुक के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। आज हम लोग थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज़ को करेंगे और होपफुली अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, चलिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो अपनी सीरीज़ जो चल रही है मेसन 40 और 40, अब तक इसके कुछ प्रीवियस लेक्चर्स भी आ चुके हैं। हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ लेक्चर्स को अपलोड कर चुके हैं। सो गाइस, जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट गाइस यू ऑल, please refer to those videos, and cause those videos are going to be very helpful for you all. So I would request just you all please complete all those lectures which we have completed just earlier. So उन लेक्चर को जरूर पूरा करिए जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट हाल ही में कंप्लीट किए हैं। चलिए, आज शुरू करते हैं अपने जल्दी से अपने आज के लेक्चर को। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जो चेंज होता है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन करते हैं गाइज। मैं जैसे कि रिकमेंड करता हूँ, आप लोग जानते हो, जो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स कर रहे हैं उनको पता है कि हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं। गाइज, मैं जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, मतलब 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आपको खुद से आंसर करने की कोशिश किया करो, और उसके बाद जो है वीडियो को फिर से रिज्यूम करके आप जो है सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाए कि आप कितने आंसर कर पा रहे हो और आप कितना प्रिपेयर कर चुके हो। गाइज, स्पेशली आज का लेक्चर आप लोगों को सिखाने के लिए नहीं है। आज का ये लेक्चर जितने भी हो रहे हैं आप लोगों को ये पता कराने के लिए हो रहा है कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हो, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इन चैप्टर से, वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए, आई होप अब तक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। कह रहा है एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स द, कह रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उससे क्या होता है, क्या ख़त्म होती है। तो इसका आपका आंसर बनेगा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। हम जानते हैं अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो उससे पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, जिसको कि हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उससे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो है ख़त्म हो जाती है। फर्म ख़त्म नहीं होती है, फर्म का बिजनेस भी ख़त्म नहीं होता है, वो भी चलता रहता है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ये भी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, जब फर्म चल रही है तो लायबिलिटी कैसे ख़त्म हो जाएगी। चलिए, उसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सो आई होप अब तक आप लोगों ने इसको भी पॉज करके आंसर कर लिया होगा। ठीक है, द चेंजेस इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चेंजेस आएंगे, रिजल्ट्स चेंजेस इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन गिवन है ये तो। ठीक है, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चेंज आते हैं उनसे क्या होता है, पार्टनर्स के रिलेशन में भी चेंजेस आ जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, इसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो सॉरी गाइस, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन जो है वो भी चेंज हो जाता है, और इसी को हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि अब इसको मानते हैं कि एक नई फर्म अब निकल कर आती है, मतलब पुरानी फर्म का जो डीड होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया डीड बनाया जाता है। ठीक है, एक नया डीड बनाया जाता है और फर्म एक नए तरीके से चलने लगती है, जिसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब नया डीड बन रहा है मतलब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल नॉट लीड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कौन सी एक सिचुएशन है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन को लीड नहीं करेगी। ठीक है, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन को लीड नहीं करेगी। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नहीं, ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम जानते हैं मतलब सारे रेशियोज वगैरह चेंज हो जाते हैं, एक नया डीड बनता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा क्या, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये भी खत्म है, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी उसका जो शेयर होता है वो पुराने पार्टनर जो होते हैं परचेज कर लेते हैं, तो भी उनकी मतलब डीड में चेंजेस आ जाते हैं और एक नई फर्म बनती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आपका आंसर बनेगा एंट्री ऑफ ए न्यू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। गाइज, मैं आपको डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये निगेट क्यों कर रहा हूँ। गाइज, आप इस तरह से भी आंसर करने की कोशिश किया करो, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम नियर बाई ऑप्शन में भटक जाते हैं, तो
एक चीज़ गाइड याद रखना माइंड में कि एग्जामिनर हमेशा बोर्ड में क्या होता है, हमेशा आपको कुछ वो ऐसे ऑप्शन देता है जो देखते ही नेगेट हो जाते हैं। तो आपको अगर नेगेट करना आता है कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो बचे हुए फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ऑप्शन बचे तो उसमें आप जो का तुक्का भी मारोगे, 50-50 का चांस रहता है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो निगेट करना सीखिए कि कौन सा नहीं होगा। अगर बाई चांस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो निगेट करने की कोशिश किया करो। फॉर एग्जांपल कि पहले कितने मैं इसमें से कैंसिल कर सकता हूँ, बचे हुए में से तुक्का भी मार लो तो हो सकता है लग जाए। चलिए, अब क्या है अगला, देखिए इसमें क्या हो रहा है। आई होप अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके देखिए। क्या इसमें क्या हो रहा है, अजय यानी कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है, अजय और अनिकेत झुंझुनवाला। क्या कर रहा है ये, ये एक फर्म चला रहे हैं पी टू प्रोड्यूस डॉल। एक फर्म चला रहे हैं जो कि डॉल्स बनाती है। दूसरे साइड पे क्या है, इनके कॉम्पिटिटर हैं एक प्रशांत फेंकू और उज्ज्वल कंपाउंडर। ठीक है, दूसरे साइड पे 2 लोग और हैं जो ये भी एक फर्म चला रहे हैं जिसका नाम है क्यू। ये फर्म क्यू को चला रहे हैं। ठीक है, इनके अजय यानी कि फर्म पी को चला रहे हैं और प्रशांत और उज्ज्वल जो है फर्म क्यू को चला रहे हैं। डूइंग द सेम बिजनेस, ये भी सेम बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब मार्केट में कुछ लोग सेम बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन तो बढ़ जाता है यार। तो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन अ कंपटीशन हैज़ बीन इमर्ज, मार्केट में कंपटीशन पैदा हो गया। अब ये लोगों ने क्या किया, चारों लोग मिले टू एंड दिस कंपटीशन। उन्होंने इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए वो साथ में आ गए। उन्होंने कहा एक काम करो, अच्छा साथ में मिलकर बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप में, जिससे कि मार्केट में अच्छे से प्राइस मिल जाएगा और सभी को अच्छा प्रॉफिट होगा। और उन्होंने क्या किया सॉरी उन्होंने क्या किया, एक न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आर, अपनी दोनों चारों लोगों ने अपनी अपनी फर्मों को ख़त्म कर दिया और अपनी दोनों की फर्मों को मिलाकर एक नई फर्म बना ली जिसको बोला गया आर। ठीक है, यानी कि पी और फर्म क्यू ये दोनों आपस में मिल गई, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, इन दोनों को ख़त्म कर दिया, इन दोनों को मिलाकर फर्म आर बना दी इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, कह रहा है इट वुड बी कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या। तो गाइज याद रखना, जब कभी भी 2 फर्में मिलती हैं और उसमें से एक फर्म, दोनों फर्म पुरानी फर्में जो होती हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह पे एक नई फर्म आ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमालगमेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब कोई फर्म कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, जब कोई फर्म कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, कम्प्लीटली एंड। ठीक है, मर्जर क्या होता है, फॉर एग्जांपल पी और क्यू 2 फर्में थी, इसमें क्या हुआ, पी ने क्यू को एब्जॉर्व कर लिया तो क्यू तो ख़त्म हो गई। अब पी लेकिन पी चल रही है अभी, यानी कि अब पी और क्यू दोनों मिल गए, लेकिन बिजनेस किसके नाम से किया जा रहा है, अभी पी के नाम से किया जा रहा है मार्केट में। तो इसको बोलेंगे मर्जर, यानी कि जब 2 फर्में इस तरह से मिलती हैं कि एक फर्म उसमें से ख़त्म हो जाती है और दूसरी वाली फर्म मतलब जो है उसकी सारी एसेट लायबिलिटी को अपने अंदर मिलाकर बिजनेस करती रहती है, इसको बोलते हैं मर्जर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग जानते हैं, ये क्या है, एक कह सकते हैं एक रिन्यूअल होता है ये फर्म का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आइस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो देख सकते हो हम लोगों ने एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आप कुछ भी इसमें से पूछता है, एट मैक्स हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। मर्जर क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन के थ्रू आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दूँ। चलिए, अगला क्या है, द चेंजेस एमंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आकर्स ड्यू टू, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच जो है पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंजेस होते क्यों हैं, आकर्स ड्यू टू क्यों होते हैं। चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स, हाँ ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज आता है तो भी चेंज होते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन इन मैनेजमेंट बाय द पार्टनर्स, हाँ ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि पार्टनरशिप के जो है पार्टनरशिप हो जाएगा, छोड़ो। अगर पार्टनर्स जो है पार्टनर्स के अब मैनेजमेंट में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाते हैं कभी कभी। टू कीप स्किल्ड पार्टनर्स इन द फर्म, हाँ इसलिए भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कोई फर्म चल रही है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू कोई फर्म चला रहा है। अब जो है एक बंदा है आर जो कि फर्म में मैनेजर है, ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी दूसरी फर्म को पता लग गया है तो पी और क्यू को डर है कि इसको कोई ले ना जाए इनके यहाँ से। ये इस आर जो बंदा आर है ना, ये मैनेजर जो इनका, इसको अपने यहाँ रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये छोड़कर कभी ना जाए। तो ये क्या करेंगे, ये आर को अपने यहाँ ना पार्टनरशिप देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम नया रेशियो जो है फाइंड करेंगे। तो ये तीनों ही कंडीशनें कह सकते हो सही हैं, जिनके लिए हमें ये तीनों ही रीज़न वैलिड हैं, जिनकी वजह से जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नॉट नेसेसरी टू बी मेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, कौन सी एडजस्टमेंट जो है ज़रूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नॉट नेसेसरी,
कौन सी नेसेसरी नहीं है, जब जो है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, ठीक है, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। तो देखो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हाँ ये तो करते ही करते हैं, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की, रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, ये सारी तो हम लोग एडजस्टमेंट करते ही करते हैं। हम लोगों ने कंडीशन भी पढ़ी क्लासेस में। अगला क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाँ ये भी करते हैं। परचेज ऑफ अ न्यू एसेट, ना 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 ये नहीं करते हैं भाई। कभी ऐसा सुना है कि कोई पार्टनर्स के बीच, उनके पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और इस पर जो है नई एसेट खरीदने की एंट्री की गई हो? हम लोग क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन तो करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में कहा गया है, लेकिन कभी ये थोड़ी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसके लिए नई एसेट खरीदना पड़ेगी फर्म को, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये दोनों गलत हो जाएंगे। उसने पूछा था कौन सा नहीं है, कौन सी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद बात करते हैं द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो ऑफ पार्टनर स्काल, मतलब पार्टनर जो है अपने रेशियो का जो सरेंडर करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो सरेंडर करते हैं पुराने पार्टनर, तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ सरेंडर, ठीक है। सरेंडर करने के रेशियो क्या बोलते हैं, तो हम जानते हैं इसको सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं यार, ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कह सकते हैं, ये तो मजाक वाली बात है। चलो उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट, कह रहा है टू द परचेज ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस, द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइस रेशियो इज, सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पज क्या है, ठीक है। टू डिटरमाइन लॉस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नहीं, हालांकि इसका आंसर मैं बता दूं सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर, लेकिन हम लोग निगेट करते हुए चलेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, हम लोगों को निगेट करना आ जाए कि निगेट करते कैसे, जिससे गाइस एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों को उन क्वेश्चन के भी मार्क्स मिलने के जिनकी कि आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, यानी कि जिसमें आके आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर तुक्का लगाने वाले में चांस चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए तो उसके लिए निगेट करना सीखो। जैसे कि मैं भी इसका आंसर हटाऊँ, कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को चेंज करने का पर्पस होता क्या है, कह रहा है टू डिटरमाइन लॉस ऑफ ओल्ड पार्टनर, नहीं ये तो नहीं होता है। सी में क्या है, टू नो द प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, ये जानने के लिए कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, नहीं ये भी रीज़न नहीं होता है, इसलिए थोड़ी चेंज करते हैं। तो ये तो अगर दोनों ही कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हम बी को पढ़ेंगे, बी को अगर पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा यार कि प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है इसलिए कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि कितना कंपनसेशन पेड किया जाना है बाय द गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कितना कंपनसेशन पे करेंगे जो पार्टनर जा रहा है उसको, ठीक है। इस तरह से नेगेट करना सीखिएगा इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है हम जानते हैं कि गाइस हम लोगों ने पढ़ा सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस का न्यू रेशियो, ठीक है। चलो उसके बाद बात करें तो गेनिंग रेशियो की अगर बात करें, गेनिंग रेशियो क्या होता है, जैसे अपोजिट कर दो, न्यू रेशियो माइनस का ओल्ड रेशियो, ठीक। चलिए उसके बाद बात की जाए तो रिफर्स टू द गुड नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी ऑफ ए फर्म और बिजनेस, ठीक है। सो गाइस अब आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, तो क्या है इसका आंसर आपका हो जाए गुडविल। गुडविल क्या है, ये कह सकते हो एक अच्छे नाम, फेम और पॉपुलैरिटी का तो नाम है फर्म की, ये किसी फर्म का या उसके या फर्म के मालिक यानी कि बिजनेसमैन का मार्केट में जितना अच्छा नाम होगा, जितनी फेम होगी, जितना उसके बिजनेस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये तो इसी की तो हम इसकी वैल्यू को तो गुडविल बोलते हैं। गुडविल क्या है कह सकते हो, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड नेम, फेम, पॉपुलैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ द बिजनेसमैन because of its its good services, or I can say better behavior with communication, better quality of products, so all these things। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। फिलहाल इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, हाँ एक डेफिनेशन इसमें दी है, पूछा गया है ये डेफिनेशन किसने दी है, तो गाइस इसका आंसर आपका बनेगा लॉर्ड एल्डन, ये डेफिनेशन दी है लॉर्ड एल्डन ने। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि एक दो डेफिनेशन देकर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मिलने के चांस है ही। कोई एक डेफिनेशन आपको दे देता है किसी भी चीज़ की और पूछता है ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन दी है लॉर्ड एल्डन ने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इसमें से कौन एक इंटेंजिबल एसेट नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि बी आर बिल्स रिसीवेबल हमारी जो है एक इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, गुडविल की जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल।
तो इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। हाँ ठीक है, गुडविल जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करती है। किसी बिजनेस की जितनी ज़्यादा गुडविल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, हाँ ये भी इसकी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ नॉट डेप्रिशिएटेड, हाँ ये भी गुडविल की क्वालिटी है कि ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द एबव। गुडविल को डेप्रिशिएट करने का एक चांस होता है जब गुडविल परचेज की गई हो। हम कह सकते हैं कि परचेज गुडविल को, हालांकि शायद ये क्वेश्चन अभी इसका आगे होगा इस पर बेस्ड। गुडविल को डेप्रिशिएट करने का सिर्फ एक ही चांस होता है जब कभी गुडविल परचेज की गई हो। परचेज कब की जाती है? जब हम बिजनेस खरीदते हैं ना कोई, और उसके अंदर हमें जो गुडविल निकलती है तो उसको बोला जाता है कि गुडविल परचेज की गई है। तो ऐसी गुडविल को ही हम लोग जो है यानी कि कह सकते हैं परचेज गुडविल को ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और उसको ही डेप्रिशिएट करते हैं। कभी भी जनरेटेड गुडविल को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। ठीक है, कौन सी एक एसेट है जो कि पार्ट में नहीं बेची जा सकती है? कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट बट कैन बी सोल्ड व्हेन द एंटायर बिजनेस इज बीइंग सोल्ड। लेकिन इसको तभी बेचा जा सकता है जब पूरा बिजनेस हम कह सकते हैं बेचा जा रहा हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुडविल। गुडविल को कभी भी हम पार्ट में नहीं बेच सकते हैं। गुडविल को हम नॉर्मली तभी बेचते हैं जब पूरा बिजनेस बेचा जा रहा हो। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहे हो और आपकी गुडविल बहुत अच्छी है तो ये थोड़ी सा बीच में जाके कभी मार्केट में बेच सकते हो। गुडविल का पैसा किसी बिजनेसमैन को तब मिलता है जब पूरा बिजनेस अपना बेच रहा हो। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के रुपए की उसकी बिजनेस उसकी एसेट्स हैं, मतलब 100 करोड़ रुपये लगा बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस थोड़ा सा पुराना हो गया है और उसका बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई एक अंबानी जी आ गया, फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी की आपकी कंपनी में नज़र पड़ गई अंबानी जी की आपकी कंपनी में नज़र पड़ गई, उन्होंने कहा यार कंपनी तो अच्छा कर रही है, उन्होंने आपको 120 करोड़ रुपए दिए और आपका बिजनेस खरीद लिया। तो हम देख सकते हैं आपके बिजनेस की एसेट कितने की थी? एसेट थी 100 करोड़ रुपए की और अंबानी जी ने खरीद लिया 120 करोड़ रुपए का। तो जो 20 करोड़ रुपए वो आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये आपके कहलाएंगे गुडविल के। ठीक है, ये गुडविल के कहलाएंगे। ठीक है, तो गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसको पार्ट में नहीं बेचा जा सकता है और तभी बेचा जा सकता है जबकि पूरा बिजनेस बेचा जा रहा हो। ठीक है, फिक्स एसेट को हम लोग पार्ट में बेच सकते हैं, स्टॉक को पार्ट में बेच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को पार्ट में बेच सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है आपका, द एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड एनी रिलाइजेबल वैल्यू। देखिए जिसका जो है कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है एंड एनी रिलाइजेबल वैल्यू, ये जो पॉइंट है इसको ये स्पेसिफिक है, इसको ध्यान से पढ़ो। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन साथ में कोई रिलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं कि हम फिक्टिटियस सॉरी आपका जो है फिक्ट इसमें इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ऐसी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब गाइस आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठा होगा कि फिक्टिटियस एसेट्स और इंटेंजिबल में अंतर क्या है? हालांकि दोनों को ही नहीं देखा जा सकता, दोनों का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिक्टिटियस क्या होती है? फिक्टिटियस एसेट एक ऐसी एसेट्स होती है जैसे गुडविल वगैरह। ठीक है, कह सकते हो जिनकी कोई रियलाइज वैल्यू होती है। गुडविल हुआ आपका, या कह सकते हो कोई ट्रेड मार्क्स वगैरह हुआ आपका, ट्रेड मार्क वगैरह हुआ। ठीक है, ये क्या होता है? इनकी रियलाइज वैल्यू होती है, मतलब अगर हम चाहें तो इनको कह सकते हो मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, इनको मार्केट में हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, कह सकते हो इनकी रियलाइज वैल्यू होती है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट होती हैं जैसे कि आपका हम लोग देखा पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो इस तरह की जो खर्चे होते हैं, ठीक है, इनको भी तो हम लोग एसेट मानते हैं ना। बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखाया जाता है। लेकिन इन क्या ये बताओ, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं, इसको हम एसेट्स मान लेते हैं। क्या इसको बेचकर आप एडवर्टाइजमेंट खर्चों को बेचा जा सकता है? नहीं बेचा सकता है। पीएल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस पड़ा, क्या इसको आप बेच सकते हो? इसकी कोई वैल्यू को रियलाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सिंपल से कह सकते हैं फिक्टिटियस एसेट्स वो हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जिनके बदले में अगर हम चाहें तो कुछ मार्केट से बेचकर पैसा ले सकते हैं। लेकिन आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स है इनमें क्या होता है, इनको हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी एक क्वालिटी है कि इनको जो है मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, इनको मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। चलिए आई होप गाइस आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड नॉट इनहेंस द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, कौन सा फैक्टर जो है गुडविल की वैल्यू को इनहेंस नहीं करेगा? देखते हैं। गुड मैनेजमेंट, हाँ करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन उसने पूछा कौन सा नहीं करेगा, इसको हटाओ। तो देखेंगे कौन सा नहीं करेगा। डिलीवरी ऑफ क्वालिटी गुड्स टू कंज्यूमर। ठीक है, अगर आप क्वालिटी गुड्स बेचोगे तो अभी आपकी गुडविल बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। सुटेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, हाँ ये भी करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल, हाँ ये नहीं करेगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि अगर आपके बिजनेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो भाई आपका बिजनेस की गुडविल नहीं बनेगी मार्केट में यार, क्योंकि कोई भी बंदा उसमें पैसा लगाना ही नहीं चाहेगा।
तो कह सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल जो है ये आपके बिजनेस की जो है गुडविल को इनहेंस नहीं करेगी। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड अफेक्ट, कौन सा फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, फर्म की गुडविल की वैल्यू को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर कंपटीशन, हाँ ये भी करेगा। आपका कंपटीशन अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो अगर उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो गुडविल गिरेगी, और कंपटीशन अगर उसमें उस टाइप के बिजनेस में कंपटीशन कम है तो आपकी बिजनेस की गुडविल जो बढ़ जाएगी। उसी तरह से रिस्क इन्वॉल्वमेंट, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है तो गुडविल कम होगी। रिस्क अगर कम है आपके बिजनेस में तो गुडविल बढ़ेगी। प्रॉफिट ऑफ अर्ली ईयर, अगर आपको पिछले सालों के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हैं तो गुडविल बढ़ेगी। अगर प्रॉफिट कम है, ये पिछले सालों में आपको हुए हैं, मतलब आपके पिछले सालों में आपके बिजनेस को बहुत कम प्रॉफिट हुए हैं या लॉसेस हुई हैं तो आपकी गुडविल कम होगी। तो कह सकते हैं ये सारे ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि गुडविल, फर्म की गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं द गुडविल फॉर विच अ सर्टेन अमाउंट हैज़ बीन पेड इज कॉल्ड, ऐसी गुडविल जिसके लिए सर्टेन अमाउंट पेड की गई है उसको क्या बोला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। गाइस ध्यान रखना कि गुडविल दो तरह की होती है, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको हम लोग इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये कह सकते हो, ये और करके लिख सकते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि बिजनेसमैन ने अपनी खुद गुडविल बनाई है मार्केट में तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। लेकिन दूसरी क्या होती है, ये आपका पहला होता है। ठीक है, इसके दोनों नेम होते हैं, ये किसी भी नेम से बुला सकते हैं। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है ये परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बिजनेस खरीदने पर हमने किसी अगर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दी है किसी की गुडविल की तो उसको बोला जाएगा परचेज गुडविल। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसने पूछा था कौन सा द गुडविल फॉर विच अ सर्टेन अमाउंट हैज़ बीन पेड, ऐसी गुडविल जिसके लिए कुछ अमाउंट पे की गई है उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परचेज गुडविल, परचेज गुडविल की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परचेज गुडविल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका आपका ऑप्शन बनेगा इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो जो वैल्यूअर है, यानी कि कह रहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन जो है जो वैल्यूअर है उसके जजमेंट पर डिपेंड करती है, नहीं ये गलत है। गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती कह सकते हो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट पर, आप जिस बंदे से बिजनेस खरीद रहे हो। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि वो बंदा अपनी गुडविल के कितने पैसे लेना चाह रहा है, इस बात पर वैल्यू डिपेंड करेगी ना कि इस बात पर कि वैल्यूअर यानी कि जो खरीदने वाला है परचेजर पर थोड़ी डिपेंड करेगी। परचेजर यानी कि फॉर एग्जांपल अंबानी जी आपकी कंपनी को खरीदने आए, ठीक है, 100 करोड़ की कंपनी 120 से खरीद रहे थे, तो जो 20 करोड़ रुपए डिसाइड हुए ये कब डिसाइड होंगे, आप दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट पर, यानी कि जब आप इस बात पर एग्री हो गए हो कि ठीक हाँ अपनी गुडविल को हम 20 लाख रुपए में बेच देंगे, तो एग्री हुआ होगा। ये थोड़ी कि परचेजर अंबानी जी ने बोला खुद से कि भाई 20 लाख रुपए लो अपनी गुडविल के, बाकी एसेट मुझे दो और आगे बढ़ो, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो सिंपल था हम कह सकते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है, ना कि परचेजर पर। ठीक है, वैल्यू पर ये वैल्यू कह सकते हैं वैल्यूअर पर डिपेंड नहीं करती है कि उसने जितने की वैल्यू की उतने की हम गुडविल के पैसे दे दिए, ऐसा नहीं होता है। तो सिंपल सा ही है, गुडविल की वैल्यू जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है परचेजर और सेलर के। ठीक है, चलिए बाकी सारे ऑप्शन नेगेटिव हो जाएंगे, आई होप आप लोगों ने नेगेट कर लिए होंगे। चलो, ऑन बेस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट देयर इज नो नीड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म, कह रहा है इनमें से किस इवेंट पर नीड नहीं है हमें, देयर इज नो नीड टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल को वैल्यू करने की। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेज है देख लो, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो करेंगे यार, जब न्यू पार्टनर आता है तो हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। व्हेन अ पार्टनर, या पार्टनर होगा यहाँ पर, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, हाँ तो भी करेंगे। व्हेन अ फर्म स्टार्ट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, तो हाँ ये ऑप्शन बन जाएगा। जब कोई फर्म अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है तो थोड़ी उसके लिए हमें गुडविल को जो है कैलकुलेट करना है। भाई बिजनेस में एक फर्म प्रोजेक्ट तो टाइम टू टाइम करती रहती है, आज कुछ काम कर रही है तो कल कोई नया प्रोजेक्ट काम कर रही है, तो ये थोड़ी हर बार अगर एक नया प्रोजेक्ट फर्म ले रही है तो हर प्रोजेक्ट के लिए हम जो है फिर से गुडविल को वैल्यू करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये एक रीज़न नहीं है जहाँ पर जो है फर्म को गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए उसके बाद आई होप बाकी सारे ऑप्शन भी आप लोग पढ़कर नेगेट कर लेते होगे गाइस, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव कर पाएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँगा आज। करा इन केस ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस को बेचने की कंडीशन में द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द, हाँ देखो ये बात वही जो कि मैंने भी बताई थी, यहाँ पर देखो उसने क्वेश्चन में दे दिया है
द वैल्यू ऑफ द गुडविल, गुडविल की वैल्यू जो डिपेंड्स करती है किस पर, डिपेंड्स करती है आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट पर, म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड द सेलर, ठीक है। साइज ऑफ द फर्म, फर्म का साइज क्या है ये कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है गुडविल को डिसाइड करते समय। रेपुटेशन ऑफ द परचेजर, परचेजर की क्या रेपुटेशन है, तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है परचेजर की रेपुटेशन। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता रेपुटेशन ऑफ द सेलर, अगर ऐसा होता तो सही हो जाता, ठीक है, लेकिन रिपोर्टेशन ऑफ परचेजर, परचेजर की रिपोर्टेशन तो कोई पंचायत ही नहीं है, वो तो खरीद रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर दो ऑप्शन नहीं होंगे और तो तीसरा पर क्या है हम उसको रीड करेंगे, तो कह सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है गुडविल की वैल्यू। चलो उसके बाद बात करते हैं अपना अगला, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ मैथड्स ऑफ, अरे एक मिनट, कह रहा है द नंबर ऑफ मेथड्स टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल को वैल्यू करने की कितनी मेथड है, तो दो मेथड हैं भाई हमारे पास। ए वेट 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 सॉरी सॉरी गाइस, दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और जनरेटेड गुडविल, लेकिन मेथड उसके पास, इसने मेथड पूछी यहाँ पर कितनी मेथड है, तो मेथड हम लोग जानते हैं तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे सिलेबस में। एक्चुअल में तो इसके गाइस मेथड और भी काफ़ी हैं, अभी आप लोग जब ग्रेजुएशन में आओगे तो पढ़ोगे, लेकिन नॉर्मली हमारे सिलेबस में तीन मेथड हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। उसके बाद बात की जाए तो वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हो गुडविल को निकाल फाइंड करते समय, द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल इनकम, द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल इनकम विल बी टू एंड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर। कह रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, यानी कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो गुडविल को निकालने के लिए, तो उस टाइम पर आपको के पास कोई क्वेश्चन में एबनॉर्मल इनकम दे रखी है। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है गाइस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों ने पढ़े थे। एबनॉर्मल इनकम वो होती है जो आपके बिजनेस की नहीं है, और हम लोग जानते हैं गुडविल को फाइंड आउट करते समय हम सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट्स को उठाते हैं जो कि हमारे बिजनेस के हैं। तो कह सकते हो अगर कोई एबनॉर्मल इनकम दे रखी है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सब्सट्रैक्टेड। एबनॉर्मल, आपकी एबनॉर्मल इनकम जो है वो उस साल के प्रॉफिट में से जो है माइनस कर दी जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दैट पार्टिकुलर ईयर, ठीक है। चलिए आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड टू द प्रॉफिट ऑफ द ईयर व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, इसमें से किसको ऐड किया जाएगा गुडविल की अमाउंट को, कह सकते हो फाइंड आउट करते समय। तो लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, हाँ ये ऐड किया जाएगा, लॉस ऑफ गैम्बलिंग ये भी ऐड किया जाएगा, रिकरिंग इनकम विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, रिकरिंग इनकम ऐसी होती है जो कि बिजनेस की ही इनकम है, नॉन रिकरिंग इनकम अगर कोई है नॉन रिकरिंग तो उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर रिकरिंग इनकम है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं उस साल के प्रॉफिट में। तो कह सकते हो ये तीनों ही चीज़ें मतलब उस साल के उस पार्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में जोड़ ली जाएंगी जब हम लोग गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। चलिए सो गाइज आगे से आप लोग देख सकते हो आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन वाला पार्ट जो है हम लोग कल करेंगे अपने इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। सो गाइज आज इतना ही रखते हैं, वरना जो है सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है बाकी का बचा हुआ सेशन जो है यानी कि न्यूमेरिक जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के मैंने बनाए हैं MCQs आपके लिए, वो सब मैं कल करवा दूंगा, कल का जो लेक्चर आएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों ने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सेशन ने बहुत कुछ सीखा होगा। सो गाइस रियली अगर आपको लगता है आपने सेशन में कुछ सीखा है, सो गाइस यार लाइक और शेयर करते रहो। और हाँ, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ जाने से पहले जो नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दो, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो गाइस मैंने जैसे कि बताया हुआ है हम लोग जो है अपनी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस जो है इस सीरीज़ को सिंसियरली फॉलो करिए अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। सो गाइस प्लीज़ बिलीव मी, मैं अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म करके आपके लिए अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सीरीज़ को, इस चैनल को अच्छे से फॉलो करिए अगर आप वाकई में अच्छा करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।